नमस्कार, क्वांटम मैकेनिक्स के इस 6th लेक्चर में आपका स्वागत है। वैसे तो ये 6th लेक्चर 5th लेक्चर का ही कंटिन्यूएशन है, पर एक लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए इसको हमने 2 पार्ट में ब्रेक किया है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। हमने पिछले लेक्चर में कॉम्पटन इफेक्ट को स्टार्ट किया था और उसके बेसिक्स को समझा था। एक बार मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि हमने पिछले लेक्चर में कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में क्या क्या देखा। कॉम्पटन इफेक्ट बेसिकली एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और उस पर एक फ्रीक्वेंसी न्यू की रेडिएशन इंसिडेंट कराई जाती है और इस इलेक्ट्रॉन से स्कैटर होने के बाद वो फ्रीक्वेंसी न्यू डैश वो रेडिएशन न्यू डैश फ्रीक्वेंसी की हो जाती है और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ था वो इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से रिकॉइल करता है और इनकी डायरेक्शंस का जो एंगल है, इसका एंगल फाई, इसका एंगल थीटा। तो कॉम्पटन ने बोला था कि अगर एक फ्री इलेक्ट्रॉन पर एक न्यू फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को इंसिडेंट कराया जाए तो जो रेडिएशन स्कैटर होती है उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू डैश इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी से हमेशा कम रहती है। ये हमें एक्सपेरिमेंटली कॉम्पटन इफेक्ट में देखने को मिला। लेकिन जब हमने इस फिनोमेनन को क्लासिकल मैकेनिक्स की थ्योरी के आधार पर एक्सप्लेन करने का प्रयास किया तो हम असफल रहे। क्यों हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए? क्लासिकल मैकेनिक्स में ऐसा बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर जो इंसिडेंट रेडिएशन उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो स्कैटर्ड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी भी न्यू है। कोई इन दोनों फ्रीक्वेंसीज में कुछ अंतर नहीं आया जब हमने क्लासिकल थ्योरी को यूज़ किया कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। इसका मतलब अब हमें कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए क्लासिकल नहीं बल्कि क्वांटम का सहारा लेना पड़ेगा। क्वांटम में हम बेसिकली देखते हैं कि हमारी जो ये वेव थी ये अब एक पार्टिकल के रूप में है, फोटोन के रूप में। एक वेव इंसिडेंट ना होके एक न्यू फ्रीक्वेंसी का फोटोन इंसिडेंट हुआ है और जो इस इलेक्ट्रॉन से टकराकर इस डायरेक्शन से फाई एंगल बनाते हुए न्यू डैश फ्रीक्वेंसी के साथ यहाँ स्कैटर हुआ है और इलेक्ट्रॉन हमारा रिकॉइल हुआ है थीटा एंगल पे v वेलोसिटी के साथ। अब हमें ये देखना है कि जब हमने इसको रेडिएशन को फोटोन मान लिया तब हमारे कॉम्पटन इफेक्ट को ये कैसे एक्सप्लेन करेगा। बेसिकली इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी इंसिडेंट रेडिएशन न्यू है और न्यू डैश है, इन दोनों के बीच एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे और वो रिलेशनशिप जो निकल के आएगी वो यदि एक्सपेरिमेंट से मैच हो रही होगी तब हम कहेंगे कि हमने अगर हमारी जो एजम्पशन थी कि रेडिएशन फोटोन है वो सक्सेसफुल उसका एक प्रूफ होगा। तो हमारा मेन काम अब बच गया है कि हमें न्यू और न्यू डैश के बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। इस रिलेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए हमें कुछ नॉलेज की रिक्वायरमेंट थी, उसको हमने पिछली क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया है। उसमें था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के कुछ फार्मूले। इन फार्मूलाज को यूज़ करके हम न्यू और न्यू डैश के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम एनर्जी कंजर्व कराते हैं। एक एनर्जी हमारी कोलिजन से पहले की है और एक एनर्जी कोलिजन के बाद की है। तो हम पहले एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन बनाएंगे। कोलिजन से पहले हमारी फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू थी तो उसकी एनर्जी हो जाती है h न्यू। जो इलेक्ट्रॉन था इसकी एनर्जी कितनी होगी, इसकी एनर्जी बताने के लिए हम यूज़ करेंगे रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के इस फॉर्मूले को, क्योंकि जब आपका पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेरेबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता है तब हम एनर्जी को जनरल
काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में नहीं लिखते, बल्कि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के द्वारा दिए गए फॉर्मूलों को इस्तेमाल करके ही लिखते हैं। तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लिखने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, और चूंकि हमें पता है ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। इसकी एनर्जी हो जाएगी m0c², वेयर m0 इज रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एनर्जी थी हमारी कोलिजन से पहले की। कोलिजन के बाद की एनर्जी क्या होगी? कोलिजन के बाद की एनर्जी हमारी होगी फोटोन की हो जाएगी h⁻⁻, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लिखने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे E = mc²। इसको हल्का सा मैनिपुलेशन करें, इस टर्म को इस साइड लेके आए तो mc² हो जाएगा हमारा m0c² प्लस h⁻⁻⁻। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। एनर्जी कंजर्व कराने के बाद हम अब लगाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन की 2 इक्वेशंस। जब भी हमारा F एक्सटर्नल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे 0 होता है तब हमारा मोमेंटम कंजर्व रहता है, और वो कंजर्व भी दोनों डायरेक्शंस में रहता है, x डायरेक्शन में भी और y डायरेक्शन में भी। तो सबसे पहले हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं x डायरेक्शन में। तो कोलिजन से पहले हमारा मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लगाने से पहले एक फॉर्मूला हमें चाहिएगा, वो फॉर्मूला चाहिएगा मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या हो इस चीज़ के लिए। देखिए, वैसे तो फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, रेस्ट मास 0 होता है तो हमें ऐसा लगता है कि उसका मोमेंटम भी 0 होता होगा, लेकिन चूंकि वो फोटोन है, वो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, वेलोसिटी ऑफ लाइट की कंपेरेबल वेलोसिटी से ट्रैवल करता है, इसलिए वहाँ पे हम सीधा मोमेंटम वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ करके यहाँ से इस फॉर्मूले से उस मोमेंटम को निकालेंगे। अगर फोटोन का रेस्ट मास 0 है तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी, यहाँ पे ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, और स्क्वायर से अगर स्क्वायर कैंसिल करें तो P आ जाएगा हमारा P = E/c। ये हमारी फोटोन के मोमेंटम की इक्वेशन होगी। अब हम फोटोन की मोमेंटम कंजर्व करा रहे हैं x डायरेक्शन में कोलिजन से पहले का। तो सबसे पहले देखते हैं x डायरेक्शन में फोटोन का मोमेंटम कितना था। मोमेंटम की रिलेशनशिप क्या है? E/c। एनर्जी यहाँ पे h⁻ है तो मोमेंटम हो जाएगा h⁻/c। अब ये पूरा का पूरा मोमेंटम x डायरेक्शन में है तो हमें उसका कुछ कंपोनेंट ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है तो उसका मोमेंटम 0 हो जाएगा। अब कोलिजन के बाद की सिचुएशन देखते हैं। फोटोन हमारा इस डायरेक्शन में गया है, पहले तो इस डायरेक्शन में मोमेंटम देख लेते हैं। इस डायरेक्शन में मोमेंटम होगा एनर्जी इन दिस डायरेक्शन अपॉन c, तो h⁻⁻c। ये तो फोटोन का मोमेंटम हुआ इस डायरेक्शन में, लेकिन हमें x डायरेक्शन में चाहिए तो हम इस मोमेंटम का एक कंपोनेंट ब्रेक करेंगे x एक्सिस के अलोंग, तो वो cos phi के फैक्टर के साथ आ जाएगा। ऐसे ये इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से गया है तो इसका मोमेंटम हो जाएगा m/v, mv को जब हमें इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम का x कंपोनेंट चाहिए तो हमारा mv cos θ हो जाएगा। अब यदि इस इक्वेशन को बोथ साइड c से मल्टीप्लाई कर दें, c से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ c कट जाएगा, यहाँ c कट जाएगा, यहाँ c आ जाएगा, और इस टर्म को इस साइड लेके आ जाएं तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी mvc cos θ h⁻⁻h⁻' cos phi। दिस इज इक्वेशन नंबर
अब हमें वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कराना है। अब वाई डायरेक्शन में कंजर्व कराएंगे, पहले मोमेंटम कोलिजन से पहले का, कोलिजन से पहले का मोमेंटम सिर्फ एक्स डायरेक्शन में था, तो फोटोन का मोमेंटम वाई डायरेक्शन में 0 हो गया। हमारा इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे था तो उसका मोमेंटम भी 0 हो गया। अब फोटोन का कोलिजन के बाद का मोमेंटम इस डायरेक्शन में h न्यू बाय c है, वाई डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट साइन फाई के साथ ब्रेक होगा, तो h न्यू डैश बाय c इंटू साइन फाई। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम mv का कंपोनेंट इस साइड mv साइन थीटा होगा, लेकिन वो y की नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए एक माइनस साइन आएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस mv साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मत बोलो, एक बार थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे, उसके बाद इक्वेशन को 3 बोलेंगे हम। यहाँ c मल्टीप्लाई करके इसको इस साइड ले आओ, तो ये हो जाएगा mv c साइन थीटा इक्वल टू h न्यू डैश साइन फाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में करना है, इक्वेशन 2 का स्क्वायर करना है, इक्वेशन 3 का स्क्वायर करना है और दोनों को ऐड कर देना है। अब आप ध्यान से देखिए, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को इस साइड स्क्वायर करेंगे तो ये वाली टर्म दोनों में कॉमन है, प्लस आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ इनको, लेफ्ट हैंड साइड के स्क्वायर्स का एडिशन हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर c स्क्वायर, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 है, मैं लिख नहीं रहा। अब जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर माइनस 2ab 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश कोस फाई। ये हमारा इसका स्क्वायर हुआ। अब इसका स्क्वायर भी ऐड करेंगे, इसका स्क्वायर जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा h स्क्वायर न्यू डैश साइन स्क्वायर फाई। अब आप ध्यान से देखिए इन दोनों टर्म को, इस टर्म को और इस टर्म को, h स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर आएगा कि ये यहाँ से स्क्वायर आएगा यहाँ, और यहाँ भी स्क्वायर आएगा। इन दोनों टर्म्स में ये पहले वाले कॉमन है और इसको कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा। तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, दोनों को ऐड करके h स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा। तो हम इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई था जो कि 1 हो गया। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 है। ये कैसे आया है, ये 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के एडिशन के बाद आया है। इसके बाद हमें वापस आना है इस इक्वेशन पे, स्क्वेयरिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, m स्क्वेयर c की पावर 4 इक्वल टू m नोट स्क्वेयर c की पावर 4 प्लस h स्क्वेयर, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, न्यू स्क्वेयर प्लस न्यू डैश स्क्वेयर माइनस 2 न्यू डैश, प्लस एक टर्म और आएगा इसका, इसको हम कहाँ लिख सकते हैं, इस इक्वेशन नंबर 5 जो बन रही है मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ एक बार। ये हमारा हो गया m स्क्वेयर c की पावर 4 इक्वल टू m स्क्वेयर m नॉट स्क्वेयर c की पावर 4 प्लस
एच स्क्वेयर न्यू स्क्वेयर प्लस न्यू डैश स्क्वेयर माइनस 2 न्यू डैश प्लस ये तो हमारा हो गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab का टर्म भी आएगा, तो 2m0 सी स्क्वेयर एच न्यू माइनस न्यू डैश, ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 हो गई। ये आई है फर्स्ट को स्क्वेयर करके, और हमारी इक्वेशन 4 क्या आई थी, वो आई थी 2 का स्क्वेयर प्लस 3 का स्क्वेयर, ये इक्वेशन बनी थी। हमारी इक्वेशन 4 और 5 हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 4 को घटाएंगे। 5 माइनस 4 करके आपके पास आ जाएगा। आप ध्यान से देखिए, इक्वेशन 5 में यहाँ पे m स्क्वेयर सी की पावर 4 है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे m स्क्वेयर सी स्क्वेयर तो है, साथ में v स्क्वेयर है, तो हमें यहाँ पे कॉमन आ जाएगा हमारा m स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस v स्क्वेयर। यहाँ पे हमारा m स्क्वेयर सी स्क्वेयर, जो सी स्क्वेयर बचा था वो ये रहा, और जब चौथी घटाएंगे तो ये वाला v स्क्वेयर ये रहा। इतना आपको क्लियर है। अब फिफ्थ में से 4 घट रही है। आप ध्यान से देखिए, जब इसको हम ओपन करेंगे तो एच स्क्वेयर न्यू स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर न्यू डैश स्क्वेयर, ये वाला टर्म बनेगा। ये वाला सेम टर्म यहाँ भी है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला टर्म वहाँ माइनस उससे कट जाएगा, ये वाले टर्म कट जाएंगे। बचेगा क्या हमारा, m0 स्क्वेयर सी की पावर 4 प्लस ये टर्म भी बचेगा माइनस 2h स्क्वेयर न्यू डैश प्लस एक टर्म ये भी बचेगा। ये टर्म हो जाएगा हमारा 2m0 सी स्क्वेयर एच न्यू माइनस न्यू डैश यहाँ पे माइनस साइन था, जब 5 में से चौथा घटा रहे हैं तो ये प्लस साइन के साथ आएगा, तो ये हो जाएगा 2h स्क्वेयर न्यू डैश कोस फाई। ये हमारी इक्वेशन हो गई। इक्वेशन नंबर अब हमें रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का जो मास का रिलेशन है उसको यूज करना है। हमारा मास का रिलेशन हमने यहाँ लिखा था, एक बार मैं दोबारा लिख रहा हूँ आपके सामने। m इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। ये फार्मूला क्या बताता है हमें कि किसी पार्टिकल का मास उसकी वेलोसिटी पे कैसे डिपेंडेंट होता है। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड अगर करेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वेयर इक्वल टू m0 स्क्वेयर, यहाँ इसको स्क्वेयर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा और ये आ जाएगा सी स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। ये सी स्क्वेयर ऊपर चला जाएगा और ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर ब्रैकेट में और m0 स्क्वेयर सी स्क्वेयर। ये हमारा इक्वेशन नंबर 7। अब इस इक्वेशन नंबर 7 को हमें यहाँ से इक्वेशन नंबर 6 में पुट करना है। तो आप ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में m स्क्वेयर है सी स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर है, सी स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर है, एक सी स्क्वेयर का एक्स्ट्रा टर्म है। तो हम यहाँ पे अगर
एक सी स्क्वायर एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर लें, सी स्क्वायर यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर 4। अब ये दोनों का लेफ्ट हैंड साइड एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो हम इस टर्म की जगह ये रख सकते हैं। अगर ये रखेंगे तो ये हो जाएगा एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4। एम नोट स्क्वायर सी की पावर सामने एग्जैक्टली सेम चीज़ है, तो ये वाला टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इतना क्लियर है आपको? ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश कोस फाई, ये चीज़ दोनों में कॉमन है। अब आप क्या करिए, इसको और इसको इस इक्वल साइन के इस साइड लेफ्ट हैंड साइड ले आइए। लेफ्ट हैंड साइड आप ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश 1 माइनस कोस फाई और उस साइड हो जाएगा आपका 2 एम नोट सी स्क्वेयर एच न्यू माइनस न्यू डैश। ये क्लियर है आपको? अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक h से एक h कट जाएगा, वो हो जाएगा। ये वाला टर्म हम इस साइड लेकर आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा h अपॉन एम नोट सी स्क्वेयर 1 माइनस कोस फाई। इस न्यू डैश को साइड डिवाइड कर रहे हैं, तो न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू डैश। यहाँ तक की हमारी इक्वेशन बन गई है। हम करना क्या चाह रहे थे, हम बेसिकली न्यू और न्यू डैश में रिलेशन निकालना चाह रहे थे, और न्यू डैश का रिलेशन जो मैथमेटिकली निकल के आएगा, यदि वो एक्सपेरिमेंटल जो ऑब्जर्वेशन है उनके साथ मैच करता है, तो हम ये प्रूव कर देंगे कि फोटोन थ्योरी ने कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन कर दिया। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से एक न्यू कटेगा, ये बचेगा 1 बाय न्यू डैश, और यहाँ जब जाएगा तो ये डैश वाला कंपोनेंट कटेगा और बचेगा 1 बाय न्यू। दिस इज इक्वल्स टू h बाय एम नोट सी स्क्वेयर ये हमारा रिलेशनशिप निकल के आ गया न्यू डैश और न्यू के बीच में। बाकी सब कांस्टेंट हैं, h कांस्टेंट है, एम नोट कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, और गिवन ये 3 वेरिएबल्स हैं, न्यू डैश, न्यू और कोस फाई। अगर हम न्यू को चेंज करेंगे तो न्यू डैश और कोस फाई चेंज होंगे। अब एक्सपेरिमेंट के आधार पर जो रिलेशन हमारा निकल के आया था न्यू और न्यू डैश, ये इक्वेशन उसको एग्जैक्टली सेटिस्फाई करती है। इसका मतलब कि फोटोन थ्योरी कॉम्पटन इफेक्ट को समझाने में सफल रही। आपको ये हमेशा याद रखना है, ये इक्वेशन जो रिलेशनशिप है न्यू डैश और न्यू के बीच में, अगर इसको लैम्डा के टर्म में निकालना चाहिए, ये जो रिलेशन आपका निकल के आया, ये किसके बारे में आया है, रेडिएशन की इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी और स्कैटर्ड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन निकल के आया है। अगर हम निकालना चाहें इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ और स्कैटर्ड रेडिएशन की वेवलेंथ के बीच का रिलेशन, तो एक हल्का सा फॉर्मूला हमें लगाना है। उसके लिए हम लिखेंगे न्यू इक्वल टू सी बाय लेमडा। ये आपका फॉर्मूला होता है, आप ट्राई कीजिए कैसे आया ये। अब जब इसको यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा न्यू डैश आज आपका आएगा सी बाय लेमडा डैश। जब इनको यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा सी बाय लेमडा डैश माइनस सी बाय
लेमडा इज इक्वल्स टू एच बाय एम नॉट सी स्क्वेयर 1 माइनस कोस फाई, सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लेमडा डैश माइनस लेमडा इक्वल टू एच माइनस एम नॉट सी 1 माइनस कोस फाई, या इसको लेमडा डेल्टा लेमडा बोलें तो ये, और इस टर्म को बोल देते हैं लेमडा सी 1 माइनस कोस फाई। आपको ये दो रिलेशंस याद रखने हैं, ये फ्रीक्वेंसीज के बीच का रिलेशन है और ये वेवलेंथ्स के बीच का रिलेशन है। इस रिलेशन में डेल्टा लेमडा को बोलते हैं हम वेवलेंथ शिफ्ट या कॉम्पटन शिफ्ट। कॉम्पटन शिफ्ट का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन से स्कैटर करने के बाद रेडिएशन का वेवलेंथ कितना शिफ्ट हो गया, उसको बोलते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। और ये जो कांस्टेंट टर्म था इसको हमने लेमडा सी से डिनोट किया है, इसको बोलते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ। इस तरीके से कॉम्पटन इफेक्ट का फर्स्ट पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लासेस में हम कॉम्पटन इफेक्ट के बाकी सारे रिलेशंस को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।